नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। चक्रव्यूह का वक्त है। दिन भर आज सियासी हलचलों से भरा हुआ दिन रहा। देखते हैं पहले वो कहानियां जिन पर आज आपने वोट करके अपनी पसंद हमको बताई है। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद भोपाल में आज किसान नए आंदोलन के लिए बिगुल बजा रहे हैं, जिसकी चर्चा दिल्ली के सियासी गलियारों में होने लगी है। इस खबर को 17% लोग देखना चाहते हैं। प्रियंका गांधी के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर दिए कल वाले बयान पर आज भी सियासी शोर थमा नहीं है। इस खबर को 22% लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार प्रहलाद जोशी से कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है। पीओजेके में कैसे फंस गए हैं मुनीर, बर्बरता पर पाक सेना ने खींची खूनी लकीर। इस खबर को 28% लोग देखना चाहते हैं और 7:28 पर इस पर विस्तार से आपको हम डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। और जिस खबर को आज सबसे ज्यादा दर्शक देखना चाहते हैं वो है दिल्ली पुलिस का पत्थर कनेक्शन, सच या सिस्टम का खेल। इस खबर को 33% लोग देखना चाहते हैं और यही आपके वोट के हिसाब से पहली लीड स्टोरी है हमारी, और सबसे बड़ी कहानी भी यही बनकर उभरी है। होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग। ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है। कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने। लोकसभा में आज परीक्षा संशोधन बिल, जो पेपर लीक बिल है, वो पास हो गया। सरकार का दावा है कि सख्त कानून से पेपर लीक के काले खेल पर हमेशा के लिए अब ताले लग जाएंगे और छात्रों के मन में उम्मीदों के नए फूल खिलेंगे। लेकिन विपक्ष अभी भी अपने पत्थर वाले रुख पर अड़ा हुआ है। आज निशाने पर गृह मंत्री थे। गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर बयानों की गोली चला रहे थे। राहुल गांधी ने तो लोकसभा के अंदर सरकार पर फुल फॉर्म में आज फायरिंग की है। कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने परीक्षा संशोधन बिल पर करीब 50 मिनट की स्पीच दी। परीक्षा पर बोलते बोलते राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर डाली जिससे संसद का सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। आज चर्चा के दौरान लोकसभा में अमित शाह खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन राहुल के बयान के खिलाफ किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला और उनसे माफी की मांग की। The Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया। What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। आप गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते।
राहुल गांधी ने दरअसल कहा कि गृह मंत्री के आदेश पर 20 जुलाई को दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ छात्रों का, सीजेपी का, उस पर गोलियां चलाई गई थी, चाहे वो आंसू गैस के गोले हों, चाहे वो पैलेट गन की बात कर रहे हो। राहुल गांधी ने क्लैरिटी नहीं की, उन्होंने शूटिंग की बात की कि फायरिंग की बात की गई। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए वो संसद में नहीं आ रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए थे, वैसे ही सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। राहुल के समर्थन में अखिलेश यादव खड़े हुए और उन्होंने भी सरकार से पूछा आखिरकार किसके आदेश पर छात्रों के साथ उस दिन जुल्म किया गया था। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। राहुल गांधी भले ही सरकार पर सियासी गोली दाग रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण या सबूत सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां चलाई गई थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, एंटी राइट गन चली और प्लास्टिक की गोलियां चलाने का इस्तेमाल हुआ है। इसकी तस्वीरें भी है और संसद मार्ग थाने की डायरी में दर्ज रिकॉर्ड में इसका जिक्र भी है। जनरल डायरी एंट्री, जिसको जीडी एंट्री कहते हैं, जो हमने आपको कल दिखाया भी था, जीडी एंट्री में यह लिखा है कि डीसीपी रैंक के अधिकारी ने 2 पीपी गन यानी प्लास्टिक पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया था। ये पूरी खबर हमने आपको कल दिखाई भी थी। बीजेपी के हमले का जवाब देने के लिए अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी सबूतों के साथ मीडिया के सामने आए, क्योंकि उनका भाषण वहां पूरा नहीं हो पाया था लोकसभा में। उनके पास 20 जुलाई की 5 तस्वीरें थी। इसमें लिखा था भारत के बच्चों को मारा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, मुझे लोकसभा में बोलने से रोका गया, अगर मैं माफी मांगता तब ये शर्त थी, तब मुझे बोलने की आगे इजाजत मिलती। मैं माफी नहीं मांगूंगा, बकौल राहुल गांधी। मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा यह है कि दिल्ली की सड़कों पर हमारे छात्रों के साथ बर्बरता की गई थी, उन पर पैलेट गन से गोलियां चलाई गई थी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस मुख्यालय में की, इंदिरा भवन में, उसमें पैलेट गन की बात की, लेकिन संसद में जब बोल रहे थे तो वो शूटिंग की बात कर रहे थे। इन 2 बयानों को लेकर अलग अलग मतलब बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो the last call is the Home Minister and the Prime Minister. We know that. तो either the Home Minister इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। सरकार का साफ साफ और दो टूक कहना है कि सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर कोई भी गोलियां नहीं चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष शांत होने का नाम नहीं ले रहा। राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। पैलेट गन्स चली हैं, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली है, कई घायल हुए हैं। नंबर 1 और पूरे गंभीरता के साथ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। एक तरफ संसद के अंदर दिए गए राहुल गांधी के बयान से सियासी भूचाल आया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान
20 जुलाई को आपको याद होगा एक ट्रक मिला था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अब सामने आ गई है। दरअसल 16 जुलाई को पत्थरों से भरे ट्रक और एक इको कार के बीच कनॉट प्लेस इलाके में सुबह सुबह जोरदार टक्कर हुई थी। इस हादसे में 6 लोग घायल भी हुए थे। हादसे के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रक और उस इको कार को सीज कर लिया था। इसके बाद इन्हें जंतर मंतर के पास खड़ा कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ट्रक और कार को आखिर जंतर मंतर के पास ही क्यों खड़ा किया गया, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का उस वक्त प्रदर्शन चल रहा था। इस पर पुलिस का कहना है कि जब थाने के अंदर जगह की कमी होती है तो बड़े वाहनों को आसपास कहीं सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस को पता था कि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का ऐलान सीजेपी कर चुकी है, तो फिर वाहनों को जंतर मंतर के पास ही क्यों खड़ा किया गया, जहां पर जेन-ज़ी की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। इस पर पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि 20 जुलाई की सुबह सुबह उस डंपर को जिस पर पत्थर लदे हुए थे वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके पहले ही डंपर का ये वीडियो बनाकर इसे साजिश का एंगल देकर पोस्ट कर दिया गया। हालांकि इस पर हमने दिल्ली पुलिस के कैमरे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कैमरे के सामने पूरी घटना पर बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि 16 जुलाई को एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इस इको वैन और इस ट्रक के बीच में टक्कर हुई थी, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त किया था और जब्त करने के बाद चूंकि अगर हम बात करें तो जो थाना है पार्लियामेंट स्टेट थाना, नियम ये कहता है कि थाने के कस्टडी में ही जब्त की गई गाड़ियों को रखा जाता है। और चूंकि थाने के अंदर जगह न होने की वजह से इस गाड़ी को थाने के पास ही जो है वो खड़ा किया गया। और इस राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ ही देर पहले, उसका जवाब में अब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी के बर्ताव के कारण सदन के अंदर संपन्न नहीं हो पाया और इसलिए देर रात तक सदन के बाहर मीडिया से रूबरू होकर आप लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है। इतने देर में भी आप लोग आए, उसके लिए धन्यवाद। आज 6 बजे राहुल गांधी जी ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें फिर से तथ्यों को भटकाने की कोशिश की। नंबर 1, उन्होंने आक्षेप लगाया कि आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैंने बार बार कहा है, जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए। राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाए कि किरण रिजिजू जी ने और राजनाथ जी ने उनके बीच में बोला, उन्हें मौका मिला मगर राहुल जी को मौका नहीं मिला। पहली बात, किरण रिजिजू जी ने खड़े होकर 2 या 3 बार जो आपत्ति जताई वो वाजिब आपत्ति थी और वह आपत्ति एक अनपार्लियामेंट्री शब्द इडियट को लेकर था, जो कि कानूनन रूल्स के हिसाब से आप सदन के पटल पे जिस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते उन्होंने खड़े होकर उसकी स्पष्टीकरण दी। मगर किरण रिजिजू जी की अंगिमा भंगिमा, उनकी भाषा में शालीनता, विनम्रता और बहुत ठंडक थी। गुस्से में नहीं, बहुत शांत स्वभाव में किरण जी ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, यह एक शब्द इडियट आप नहीं कहे क्योंकि पार्लियामेंट रूल के हिसाब से चलता है। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर एक ही अपील की। उन्होंने कहा, राहुल जी आप बोलिए और मैं हमारे सदस्यों से, ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से ये अपील करता हूं कि सब राहुल गांधी जी को ध्यान से सुने। इससे बड़ा लोकतांत्रिक परंपरा क्या हो सकता है।
जहां सदन के उपनेता रक्षा मंत्री स्वयं खड़े होकर व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को ध्यान से सुना जाए उसके विषय में कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी से जुड़े किसी व्यक्ति से कभी माफी नहीं मांगता हूं और नहीं मांगूंगा। अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं। यह आपका कैरेक्टर है, यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। दोबारा जाके मैंने सुना राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और थोड़ी देर पहले से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। और मैं एक बात फिर से, आई एम रीआइटरेटिंग, मैं फिर से उसे दोहरा रहा हूं कि जिस समय एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम जो वहां मौजूद होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके हाथ में यह क्षमता होती है कि तत्क्षणात क्या एक्शन लेना है। अगर परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है तो कितने फोर्स या कितने बल का प्रयोग करना है, इसका निर्णय वो एसडीएम वहीं के वहीं लेगा। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ यह नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? आप गृह मंत्री जी के कार्यालय के अंदर बैठे थे क्या? ये राहुल गांधी जी की आदत है। आप याद करिए, मनोहर पर्रिकर जी से लेकर सुषमा स्वराज जी के लिए किस प्रकार राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था कि राफेल को लेकर मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे ऐसा कहा था, किसी विषय को लेकर मुझे सुषमा स्वराज जी ने ऐसा कहा था। बाद में मालूम पड़ा कि सारी बातें झूठी थी और आज कह रहे हैं कि मैंने देखा गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं पुलिस से। कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप बता दीजिए कहां देखा कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार, आपने कहां देखा? और जैसे मैंने कहा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष, केवल दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रोविजन है। आज जो ऑपोजिशन की गारंटी कह के उन्होंने एक आह्वान किया है कि हम बच्चों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। यहां दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं।
एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है। राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो। चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया। हमारा क्या होगा? हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे। और अंततोगत्वा मैं आज आपको स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी जी को लेकर और राहुल गांधी के सदन में दिए हुए वक्तव्य को लेकर जो मत है उसकी स्पष्टता रखता हूं, और वह है माफी मांगो राहुल गांधी। माफी मांगो राहुल गांधी। माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी। एक पक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज पाने की कोशिश कर रही है, वहीं मोदी जी की गारंटी कि मैंने कहा था मैं सिस्टम ठीक करूंगा, परिश्रम करके किस प्रकार से उन्होंने टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स में देश के दिग्गज लोग शामिल हैं, हर फील्ड के लोग, टेक्निकल फील्ड के लोग, एजुकेशनल फील्ड के लोग, पुलिसिंग फील्ड के लोग, आईबी के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से एक पुख्ता टीम का गठन आदरणीय मोदी जी ने किया, टास्क फोर्स। सांसद प्रवक्ता राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने गलत बयानी की, राहुल गांधी ने देश के युवाओं को भड़काया। उन्होंने संसद में कहा कि शूटिंग के आदेश दिए गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं की गई। और ये भी सरकार की तरफ से सफाई दी गई, बीजेपी की तरफ से सफाई दी गई कि जब राइट लाइक सिचुएशन होती है, जब प्रोटेस्ट होते हैं, तो स्थानीय लेवल पर जो अधिकारी, एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है, वो ऑर्डर देता है। सीधे सीधे गृह मंत्रालय से ऑर्डर नहीं जाते हैं। ये कहना कि गृह मंत्री ऑर्डर दे रहे थे, ये सरासर राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि पैलेट गन चली है और पैलेट गन के एक विक्टिम को वो दिखा भी चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो तस्वीरें भी उन्होंने 3 दिन पहले दिखाई थी। तो राहुल गांधी ने क्या जानबूझ के लोकसभा के पटल पर शूटिंग की बात की और बाहर निकलकर पैलेट गन की बात कर रहे हैं, या अंदर वो गलत बोल गए, गलती कर गए, चूक कर गए, जिसको अब बीजेपी उनसे माफी के जरिए उनको घेरने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद जुड़े हुए हैं। एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। प्रमोद जी, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने गलत बयानी की, संसद में शूटिंग की बात करते हैं और बाहर निकल के राहुल गांधी पैलेट गन की बात करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीजेपी क्या कह रही है, मेरे एक सवाल का जवाब दे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत का संविधान, जो आर्टिकल 75 है, उसका पालन, यही तो राहुल गांधी चाहते हैं। आर्टिकल 75 का मतलब है मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है, जवाबदेह है संसद के प्रति। कैसा मजाक चल रहा है, कैसा अपमान हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, उस विषय पे डिबेट चल रही है, उस मंत्रालय पे डिबेट चल रही है, गृह मंत्री दिल्ली में है, वो मीटिंगें कर रहे हैं, तब पार्लियामेंट नहीं आएंगे। इससे बड़ा पार्लियामेंट का अपमान जो मोदी और अमित शाह करते हैं,
इसके पहले लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात मैंने बहुत धैर्य से सुनी प्रमोद भाई, ये बता दीजिए। धैर्य से नहीं सुनेंगे तो और क्या करेंगे बताइए। ये बता दीजिए कि संसद में शूटिंग की बात क्यों की राहुल गांधी ने? क्या राहुल गांधी जानबूझ के गलत बयानी कर रहे थे? पेलेट गन की बात की तो पेलेट गन क्यों नहीं बोला उन्होंने? अब जो बोलते वक्त वो बोले, पेलेट की बात की और शूटिंग की बात करनी हो तो मैं कह सकता हूँ AK-47 से जो शूटिंग हुई है पटना में वो अपनी जगह, पर यहाँ पेलेट गन चली है, लाठियां चली हैं और लाठियों में लगा हुआ लोहा भी है। लड़कियों के साथ जिस तरीके से अश्लील हरकत हुई है वो भी है। गिरने के बाद लोगों को पीटा गया, उसके भी सारे फोटोग्राफ विजुअल्स आप ही लोगों ने दिखाए हैं जी। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? अब ये कि पेलेट की शूटिंग हुई है इतना बोल दिया, वही मैं तो जानता मेरे नोटिस भी नहीं दिया था। राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमित शाह जी को जाना होगा, तो क्या अब उनके इस्तीफे की डिमांड कांग्रेस पार्टी कर रही है? वहां किया तो क्लेरिफिकेशन भी दिया उन्होंने। क्या पूछा गया, मेरे ख्याल से मौसमी जी ने पूछा कि क्या इसका मतलब क्या होगा, तो उनका बिल्कुल वो जिम्मेदार है, उनको जाना होगा। तो कांग्रेस की ऑफिशियल डिमांड है कि अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है अगर तो निश्चित रूप से सोच समझ कर कहा होगा। नेता प्रतिपक्ष है वो राहुल गांधी अकेले नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी के माफी मांगने की बात जो बीजेपी कह रही है, वो माफी मांगेंगे? बकवास कर रही है, अपनी जवाबदेही से बच रही है, फालतू बातें कर रही है। नेता प्रतिपक्ष को ये अधिकार है कि वो नीतिगत पर बोले, और उन्होंने बोला है। हमें राहुल गांधी का जो भाषण है मैं उसके एक शब्द का समर्थन करता। आप तो उनके सांसद हैं, आप तो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमसे बात करने के लिए। प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद, राज्यसभा से साफ तौर पर कहते हो कि अब कांग्रेस की डिमांड है कि गृह मंत्री ने जो कुछ हुआ दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों के साथ फायरिंग वाली घटना को लेकर, पैलेट गन की फायरिंग को लेकर, पत्थरबाजी को लेकर, उस पूरी घटना को लेकर अमित शाह जिम्मेदार हैं और उनके इस्तीफे की डिमांड पर अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति को आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। मंत्रियों पर महाभारत चल रही है। अमित शाह के ऊपर सुना आपने, अब संसद में आज राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ महाभारत एक तरीके से छेड़ दी। पूरा एपिसोड अभी आपने देखा, जो कुछ हमने आपको दिखाया। वहीं कल आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने नए नए शिक्षा मंत्री बने प्रहलाद जोशी के खिलाफ भी महाभारत शुरू करके संसद का पारा चढ़ाया था। आज राहुल के बोले शब्द भी रिकॉर्ड से बाहर कर दिए गए थे। कल प्रियंका ने जो शब्द बोले थे प्रहलाद जोशी के लिए, वो भी बाहर कर दिए गए। कहना गलत नहीं होगा कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री की नई नई कुर्सी मिली है, लेकिन विपक्ष की तरफ से उनकी परीक्षा पुराने बयानों पर ली जा रही है। प्रहलाद जोशी अभी शिक्षा मंत्रालय में अपनी अलमारी भी ठीक से नहीं देख पाए होंगे, लेकिन विपक्ष है जो उनके बारे में एक पुराना अखबार निकालकर सामने ले आई। प्रियंका गांधी ने बयान कल दिया था, लेकिन सियासी भूचाल आज जारी है। एक तरफ प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और बीच में बिल्किस बानो वाला मामला। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। कहा गया आरोप है तो सबूत भी दीजिए। तब प्रियंका गांधी ने सदन में कहा कि वो इसका सबूत भेज देंगी और इसे ऑथेंटिकेट भी करेंगी। आज ये खबर आई कि प्रियंका गांधी ने अपने बयानों के पक्ष में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास वो दस्तावेज, वो अखबार की रिपोर्ट सबूत के साथ जमा करा दी है, यानी ऑथेंटिकेट करा दिया है। गौर करने वाली बात है कि आज प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि वे अपने बयान पर कायम है। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगी? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगी स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। यानी न माफी न सफाई, बल्कि पहले से भी ज्यादा आक्रामक जवाब। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से जवाब दे रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। यह अलग बात है कि उन्होंने प्रहलाद जोशी वाले बयान से खुद को दूर रखा। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला? कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया। या तो ये मनगढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है,
और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। राजनीति भी बहुत ही दिलचस्प चीज है। जब तक बयान अपने पक्ष का हो वो संदर्भ कहलाता है, जब विरोधी उठा दे तो वही बयान षड्यंत्र बन जाता है और सच इस संदर्भ और षड्यंत्र के बीच सियासी पेंडुलम बनकर डोलता रहता है। बीजेपी का सच कहता है कानून के मुताबिक हुई रिहाई का जिक्र करना दोषियों का समर्थन नहीं होता। वहीं कांग्रेस का सच कहता है कि जिस फैसले को आप सही कहेंगे उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी होगी। सुनिए कैसे आज दिन भर इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार चला है। कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। मैं सोचता हूँ कि प्रियंका जी को पूरा ज्ञान नहीं है। एक अनुभवी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की बात, इस प्रकार की टिप्पणी करना अशोभनीय है। और कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो प्रियंका जी को बहुत समझदार समझता था, लेकिन वो भी अब अपने भाई की तर्ज पर चल रही है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का जो रिहाई हुई थी उसका स्वागत किया था। तो अब सब कुछ अवेलेबल है। एक सिंपल गूगल सर्च में आपको मालूम पड़ जाएगा प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया था। उनको तो गर्व होना चाहिए, उनको क्या शर्म आ रही है इसमें। उसके साथ कौन सा अमानवीय व्यवहार नहीं था जो किया गया। उसके मुजरिम, उसके कातिल छुटकर आए और ये साफ स्वागत सत्कार की बात करें तो ये बेहतर तो नहीं है। उनकी जमानत गुजरात सरकार के एफिडेविट के बाद कोर्ट ने 14 साल अंदर रहने के बाद जब की थी तो इन लोगों ने फूल माला पहना के स्वागत किया था। उस पर प्रहलाद जोशी जी ने उन जमानत जिनको मिली थी उनका ऐसा समर्थन किया था जैसे जुड़वा भाई। अब जरा इस पूरे विवाद की जड़ को समझने से पहले कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किए गए इस 2 सोशल मीडिया पोस्ट को देखना होगा। पहले पोस्ट में कांग्रेस की तरफ से अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के हेडलाइन को शेयर किया गया है। वहीं दूसरे पोस्ट में प्रियंका के बयान के साथ एनडीटीवी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू का अंश शेयर किया गया है। दरअसल 15 अगस्त 2022 को गुजरात की सरकार ने बिल्किस बानो, जो कि जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उस मामले के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। वहीं बिल्किस बानो, जिनका गोधरा कांड के बाद दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार हुआ था, 11 दोषियों की रिहाई पर तब प्रहलाद जोशी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। उस समय प्रहलाद जोशी गुजरात के कच्छ में बीजेपी की गौरव गुजरात यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। तब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने ये कहा था, जो कुछ भी किया गया वो कानूनी प्रावधान के अनुसार किया गया है। जेल में निर्धारित समय बिताने के बाद रिहाई का प्रावधान है। इस मामले में उस प्रावधान का पालन किया गया जो पूरी तरीके से कानूनी है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दोषियों को जिनको रिहा किया गया था गुजरात सरकार की रिकमेंडेशन पर, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई को रद्द करते हुए सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेज दिया था। लेकिन प्रहलाद जोशी का यही पुराना बयान, जो कि अक्टूबर महीने में दिया गया था 2022 में, उनके गले की हड्डी बना हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव का भी एक बयान आज सामने आया, जिसके बाद अब ये चर्चा भी चल रही है कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने के मुद्दे पर विपक्ष में भी क्या एक राय नहीं है। कौन मंत्री बने, कौन रहे, कौन न रहे, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसमें अगर मैं ये पूछूं कि फला व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया, ये उचित नहीं। तो ये कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई कि प्रहलाद जोशी के मामले पर राम गोपाल यादव क्यों कांग्रेस से अलग भाषा बोल रहे हैं। क्या होगा आगे आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण स्टोरी की ओर। और ये कहानी है मध्य प्रदेश से। भोपाल पहुंच रहे किसानों की आपको फोटो देखने को मिलेगी। दाल को ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दाल में काला दिखाई दे रहा है। जब इरादे बुलंद हो तो उम्र मायने नहीं रखती है। जेन जी ने अपनी लड़ाई सिर्फ जीती नहीं बल्कि दुनिया को भी ये दिखा दिया कि झुकाना किसे कहते हैं।
आपने सुना भी होगा, उस दिन मंच से बोला गया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इन लाइनों को सूत्रवाक्य मानकर अब किसानों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त मध्य प्रदेश के किसानों की, जिन्होंने मूंग दाल खरीदी की डिमांड को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। सवाल है कि जब सरकार दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन चला रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देती है, बेहतर पैदावार के लिए मुफ्त बीज की योजनाएं चलाती है, तो दाल में ऐसा क्या काला है कि बम्पर पैदावार के बाद भी किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहां मध्य प्रदेश में इस वक्त दाल में काला दिखाई दे रहा है। जब देश का पेट पालने वाले किसान खेत छोड़कर सड़क पर आ जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि उसके सब्र का बांध टूट चुका है। देश ने दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन की तस्वीरें देखी हैं। अब क्या ऐसा ही हाल भोपाल का होने वाला है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। हजारों किसान भोपाल की सड़कों पर चारों तरफ है। आज दोपहर करीब 4 बजे हजारों किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर चल पड़े। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। सड़क पर बसें खड़ी करके रास्ता रोका हुआ है, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के आगे पुलिस बौनी साबित हो रही है। सीएम आवास पहुंचने से पहले आंदोलनकारी किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के पास पहुंच गए। सड़क पर बैठकर कुछ देर तक किसानों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया। हम वीर सावरकर सेतु पर हैं शहर के अंदर, और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, मेरे सामने की तरफ हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें भोपाल में बहुत कम देखने को मिली, जब सीएम हाउस घेराव करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं। पुलिस केवल मूक दर्शक बनी हुई है फिलहाल, क्योंकि फिलहाल पुलिस को किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं। जो साफ तौर पर पुलिस के अधिकारी ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह से बल प्रयोग नहीं करना है, केवल सामान्य रूप से रोकने की कोशिश की थी पुलिस ने। लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि जो किसान मध्य प्रदेश की सड़कों पर हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं। 3 प्रमुख उनकी मांगे हैं। पहली मांग है मूंग की फसल को 100% सरकारी खरीद हो। दूसरी डिमांड है ई टोकन सिस्टम को खत्म करना, और तीसरी डिमांड है खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये किसान भोपाल में अचानक नहीं पहुंचे हैं। 18 जुलाई को किसानों ने अपनी डिमांड को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। 20 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने नर्मदापुरम डिविजनल कमिश्नर को पत्र सौंपा, जिसमें 23 जुलाई तक सीएम और कृषि मंत्री से बैठक की मांग की। जब 26 जुलाई को बैठक की तारीखें स्थगित हो गई, तब किसानों ने मार्च की तैयारी तेज कर दी और 27 जुलाई को नर्मदापुरम से किसान क्रांति पद यात्रा शुरू कर दी, जो कल रात भोपाल पहुंच गई थी और भोपाल को एक तरीके से ठप कर दिया था। पुलिस ने किसानों को भोपाल में घुसने से रोकने के लिए 7 लेवल की बैरिकेडिंग की। नर्मदापुरम रोड पर बसों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन किसान अब आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच जगह जगह पर झड़प की खबरें भी हैं। प्रदर्शनकारी किसान एक बस पर चढ़ गए, बैरिकेड्स तोड़ दिए और इस दौरान कई किसानों के कपड़े भी फटे हैं। हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं। एक तो 100% मूंग खरीदी हो और ई टोकन बंद हो। पिछले वर्ष इसी सरकार के द्वारा हमारे 4 कुंटल 80 किलो मूंग खरीदा गया था। इसको बढ़ा के देना था, लेकिन अब इन्होंने घटा के 1 कुंटल 20 किलो कर दिया है। कृषि मंत्री सब किसान पुत्र बन जाते हैं। जब चुनाव होता है सब किसान पुत्र है। मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र है, कृषि मंत्री जी किसान पुत्र है। इनको पता नहीं है क्या कि कब मूंग कटेगी, कब बिकेगी। किसान 7 दिन का राशन पानी अपने साथ लेके आया है और गांवों से किसान निकल चुके हैं। यहाँ लगभग 20,000 किसान एकत्रित होगा और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। भोपाल जाम रहेगा। ये सब तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि की लागत कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। लेकिन अगर किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है तो इसका जवाब
सरकार को देना चाहिए। आंदोलन कर रहे किसान एक दिन पहले ही भोपाल की सीमा तक पहुंच गए थे। रात भर कल उन्होंने भोपाल में हंगामा मचाया है। किसान और पुलिस आमने सामने डटे रहे। उस समय ये साफ हो गया था कि किसानों की मंशा क्या है, लेकिन शायद मोहन यादव सरकार ने समझने में फिर से भूल कर दी है। बताया जा रहा है कि ये किसान सीहोर जिले के बुधनी से होते हुए राजधानी की सीमा में दाखिल हुए और सावरकर सेतु और भोपाल में डट गए। ये किसान तैयारी के साथ आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही चलें, लंबी तैयारी के साथ आए। किसानों की दरअसल सबसे बड़ी मांग है कि सरकार मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली मूंग की पूरी फसल खरीदे। अभी मूंग की खरीद प्राइस सपोर्ट स्कीम में यानी पीएसएस के तहत होती है। इस योजना में केंद्र सरकार किसी राज्य की अनुमानित कुल पैदावार का केवल 25% ही खरीद सकती है। यही वजह है कि बड़ी मात्रा में मूंग सरकारी खरीद से बाहर रह जाती है। किसानों को मजबूर होकर खुले बाजार में अपनी फसल बेचनी पड़ती है, जहां उन्हें एमएसपी से काफी कम कीमत दी जाती है। अब जब किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है तो केंद्र और राज्य सरकार में खींचतान शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको आज फिर पत्र लिखा है, जिसमें मूंग दाल को लेकर केंद्र सरकार से खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की गई। इससे पहले 14 मई और 3 जुलाई को भी केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश की तरफ से पत्र भेजा गया था, जिसमें 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 4.54 लाख मीट्रिक टन का ही लक्ष्य स्वीकृत किया था। यह हालत तब है जब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। केंद्र में तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ही कृषि मंत्री हैं। उन्हें तो मध्य प्रदेश के किसानों की हालत का बिल्कुल अंदाजा होगा, लेकिन बार बार डिमांड करने पर भी किसानों की डिमांड क्यों होल्ड पर है। अब जब किसान भोपाल तक पहुंच गए, मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं, मामला हाथ में आने की बजाय बिगड़ता दिखाई दे रहा है। सीएम मोहन यादव एक्टिव हुए हैं। उन्होंने किसानों से बात करके समाधान निकालने का जिम्मा प्रदेश सरकार ने 4 मंत्रियों को अब सौंपा है। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है। जो किसान आंदोलन परवान पे आपको अपडेट्स आगे भी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चक्रव्यूह में आखिरी सेगमेंट पे आ गया हूं, यानी पब्लिक व्यू का। पहला पब्लिक व्यू विशाल कृष्ण पाठक का है। वो लिखते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम है गुलिस्तां क्या होगा। जब लोग सोचते हैं कि एक खराब अधिकारी या मंत्री को हटाने से व्यवस्था सुधर जाएगी, तब ये कहावत याद की जानी जरूरी है। चंद्रमोहन जोशी जी का पोस्ट है, विपक्ष के पास जनता के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए विपक्ष ने अराजकता का रास्ता अपनाया और इस अराजकता का जब जब जनता जवाब देती है तो ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया, इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।